नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री इस समय होम आइसोलेशन में हैं और उनके संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने के बाद मैंने कोविड जांच करवाई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूरी तरह से पालन भी कर रहा हूं। मैं सभी काम वर्चुअली संपादित कर रहा हूं और प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। तो ये ट्वीट करके जानकारी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, खुद आइसोलेट हैं और जो भी उनके संपर्क में आए हैं उन्हें अपनी कोरोना जांच करवा लेनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार अगर राजधानी लखनऊ की भी बात करें, वहां पर संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। आम से लेकर खास तक कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। अब देखिए, खुद सूबे के मुखिया को भी कोरोना हुआ, उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का एक बयान सामने आया। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। लेकिन फोन से वार्ता हुई है, उनके गले में खराश है, हल्का बुखार भी है, जुकाम की भी शिकायत है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने निरंतर सबसे संवाद स्थापित किया है, वर्चुअल रूप में भी और टेलीफोनिक माध्यम से भी। और उन्होंने सारे मंत्रियों को निर्देश किया है कि वो अपने अपने जिलों में अपने अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ में मंत्री उसको मॉनिटर करें और उनको जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हम पब्लिक को उपलब्ध करा सकते हैं अधिक से अधिक, उसके लिए वो व्यवस्था कराएं। इसके निर्देश अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पुनः दिए हैं और कई जगह उन्होंने संपर्क भी किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक कर्म योद्धा हैं और जिस तत्परता के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उन्होंने काम किया है कोरोना के संक्रमण के दौरान विगत एक हफ्ता में, मैं समझता हूँ इससे कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता है। और आज भी उन्होंने व्यापक तौर पे अपने अधिकारियों को कहाँ पे चिकित्सीय उपकरण कम हैं, कहाँ पे दवा आ सकती है, कहाँ पे बेड्स बढ़ाए जा सकते हैं, इसके समुचित निर्देश दिए हैं। कुछ प्रदेशों से, जैसे लखनऊ का उदाहरण दूँ तो इंजेक्शन भी आया है, तमाम वेंटिलेटर्स भी, सैकड़ों की संख्या में वेंटिलेटर्स भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। 2000 के आसपास बेड भी यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। बलरामपुर, इंटीग्रल, हिंद, मेयो, टीएस मिश्रा, ये ऐसे कॉलेज हैं, एरा मेडिकल कॉलेज, कि जहाँ पर अलग से बेड की व्यवस्था, अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था की गई है। चिकित्सीय उपकरण के साथ साथ चिकित्सा की दवाइयों की भी अतिरिक्त, मेडिकल स्टाफ की भी अतिरिक्त व्यवस्था कराई गई है। और आगे बढ़ते हैं। देश में संविधान के विधाता कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम योगी ने लोगों से वर्चुअली संवाद किया है, उन्हें नमन किया है। सीएम ने इस दौरान ये कहा कि अंबेडकर साहब संविधान के शिल्पी थे। आपको सुनाते हैं क्या कहा और मुख्यमंत्री योगी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति, स्वाभाविक रूप से बाबा साहब के प्रत्येक अनुयायी उतावले हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी के नेतृत्व में अंबेडकर महासभा बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बाबा साहब की जन्म जयंती दिन हो या फिर बाबा साहब की पुण्यतिथि, दोनों अवसरों पर अंबेडकर महासभा के द्वारा न केवल बाबा साहब की स्मृतियों को जीवंत रखा जाता है, बल्कि बाबा साहब के बताए गए मूल्यों, आदर्शों के अनुरूप अनेक कार्यक्रम भी रखे जाते हैं।
और चले बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण और उसकी भयावह स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ एक आपात बैठक की है और इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेता शामिल रहे। प्रियंका गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर यह बैठक की। जानकारी मिली है कि इस बैठक में कोरोना की दूसरी लहर तेज होने पर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। बैठक में प्रियंका ने यह भी कहा कि प्रदेश में अमानवीयता अपने चरम पर है। सरकार अस्पताल की क्षमता बढ़ाने की जगह शमशान घाट की क्षमता बढ़ा रही है। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष का धर्म है कि जनता के सवालों के लिए लड़ें और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और लखनऊ के एमएलसी शिक्षक उमेश द्विवेदी ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को एक पत्र लिखा है, मांग करते हुए कहा कि सीबीएसई की तरह यूपी बोर्ड को भी हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए और इंटरमीडिएट की परीक्षा को आगे बढ़ा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने राहत पैकेज देने की मांग की। तो वहीं शिक्षकों को कोरोना से बचाने के लिए घर से ऑनलाइन शिक्षण और अन्य कार्य देखने का आदेश पारित किया जाए। तो शिक्षकों की आर्थिक स्थिति, इस पर चिंता जताई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें, एमएलसी शिक्षक उमेश द्विवेदी जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द करने की अब मांग की है, बाकायदा उप मुख्यमंत्री को इसके लिए एक पत्र भी लिखा है। तो इस पत्र में दो चीजों का जिक्र है, हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द करने की मांग और शिक्षकों की आर्थिक स्थिति जिस पर चिंता जताई जा रही है उसको सुधारने की मांग की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं अब खबर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के अनुसूचित जाति वर्ग पर की गई टिप्पणी को लेकर सहारनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा दिखाया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेता सुजाता मंडल खान ने अनुसूचित जाति पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका विरोध सहारनपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया और डीएम को सुजाता मंडल खान के खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस मौके पर बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने यह कहा है कि टीएमसी नेता के अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ टिप्पणी को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ इसमें कहा गया, क्या मांग? ज्ञापन देने का आज उद्देश्य ये रहा है, पश्चिम बंगाल के नेता सुजाता मंडल के द्वारा अनुसूचित वर्ग के विरुद्ध अनाधिकृत अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर के ही हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी रोष व्यक्त करने का काम कर रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिलाधिकारी महोदय को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ये ज्ञापन देने का काम किया। ठीक है। और बढ़ते आगे खबर कन्नौज से, जहां पर कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल में 3 मरीजों को एक ही बेड दिया गया है। एक तरफ तो यूपी में कोरोना का टीका महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अस्पतालों में कोरोना को बढ़ावा देने वाली ये खतरनाक तस्वीरें भी सामने आई है, जिसने उन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अगर संक्रमण बढ़ रहा है तो अस्पतालों में बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य महकमा भी इसके लिए तैयार है। ये कन्नौज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह है। एक बेड पर 2 से 3 मरीज आपको दिखेंगे अस्पतालों में। ये तस्वीरें डरा भी रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल भी खोल रही हैं। तो कोरोना ऐसे में कम कैसे होगा, सवाल यह है। एक तरफ सरकार तमाम गाइडलाइंस का पालन करने की नसीहत दे रही है। खुद अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाए, लेकिन आप देखिए अस्पतालों में क्या तस्वीरें सामने आ रही है। ये सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं है। एक बेड पर आपको 2 से 3 मरीज दिखेंगे। स्वास्थ्य विभाग कहाँ है, अस्पताल प्रशासन कहाँ है, व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की जो बातें कही जा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसकी भी यह तस्वीर है। तो कन्नौज में ये डराने वाली तस्वीरें भी हैं। आप देखिए किस तरह से 3 मरीजों को
या 2 मरीजों को एक बेड दिया गया है। ऐसी परिस्थिति जो लगातार उत्तर प्रदेश में अस्पतालों से अमूमन सामने आती हैं, ये डरा भी रही हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या बेड्स की कमी है, क्या जो व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बातें कही जा रही है उनमें कितना दम है, उसकी भी बानगी, उसकी भी पोल खुल जाती है अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर यूपी में पंचायत चुनाव स्थगित नहीं होंगे। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। कल पहले चरण का मतदान 18 जिलों में होगा और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका ऐलान भी कर दिया है। पंचायत चुनाव अपने तय समय से ही होंगे। अफसर अफवाहों पर ध्यान न दें और बाकायदा तमाम जो अफसर हैं उनको ये निर्देशित भी किया गया है कि सुचारू तरीके से तमाम कोरोना जो गाइडलाइंस है उनका पालन करवाया जाए। थोड़ी देर में आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव एक बैठक करेंगे, क्योंकि पहले यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि क्या चुनाव टाले जा सकते हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दर बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस पर अब विराम लग गया। अवनीश हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर जुड़े। अवनीश, यूपी में पंचायत चुनाव स्थगित नहीं होंगे, ये बात अब पूरी तरह से साफ हो गई है, क्योंकि कुछ अफवाहें, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि टाला जा सकता था चुनाव। अभी क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव टाला जा सकता है और उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहे थे, जिसको लेकर पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय से ही होंगे और पहले चरण का मतदान 15 तारीख को होगा। तो ऐसे में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और पहले चरण में 18 जनपदों के लिए मतदान होना है। उसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान करवाए जाएंगे और कोविड-19 का पूरा पालन करवाया जाएगा। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर खुद राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके के अफवाहों पर ध्यान न दें और जितने भी पंचायत चुनाव की तारीखें दी गई हैं, 4 चरण दिए गए, वो अपने अपने निर्धारित समय से ही मतदान होगा, पंचायत चुनाव पूरे करवाया जाएगा। लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती है इस कोविड के दौर में अवनीश, जब ये दूसरी वेव बहुत तेजी से साथ बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, राजधानी लखनऊ समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इसीलिए कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद इस चुनाव को टाला जा सकता है, इसकी डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। चुनौती कितनी बड़ी है और क्या खतरा भी नहीं है ऐसे वक्त में चुनाव कराना, जब परीक्षाएं पहले से ही रद्द कर दी गई हों सीबीएसई की? बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया था और तमाम जो कोविड के गाइडलाइन है वो सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा जा चुका है। ऐसे में जितने भी मतदान केंद्र होंगे वहां पर मास्क अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मतदान बूथ के अंदर जो भी व्यक्ति जाएगा उसका हाथ सैनिटाइज करवाया जाएगा, उसको ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल नापा जाएगा, थर्मल स्कैनर से उसको टेम्परेचर लिया जाएगा, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति होगी। हालांकि जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, पीठासीन अधिकारी होंगे, उनको पीपीई किट भी दिया जाएगा ताकि अगर कोई असुविधा होती है तो पीपीई किट पहनकर भी मतदान करवा सकते हैं। तो तमाम जो कोविड-19 के जो मानक हैं, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसका पालन करवाते हुए ही मतदान करवाया जाएगा और इस पर पूरी निगरानी राज्य निर्वाचन आयोग की भी होगी। और साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही आदेश दिया था कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 4 चरणों में मतदान करवाया जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 का पालन पूरी तरह होना चाहिए और ये विशेष तौर पर निगरानी रखनी जिलाधिकारी का काम होगा कि कोई भी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार से संक्रमण न फैल पाए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये चुनौती भी है एक तरह से कि चुनाव को संपन्न कराना है, कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखवाते हुए अधिकारियों को बाकायदा पहले ही निर्देशित भी किया जा चुका है, क्योंकि थोड़ी देर में जो अपर मुख्य सचिव हैं वो बैठक भी करेंगे और तमाम जो हिदायतें हैं वो दी जाएंगी कि क्या कुछ व्यवस्थाएं रहनी हैं। तो कल पहले चरण का 18 जिलों में मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका ऐलान किया। पहले खबर आ रही थी कि क्या चुनाव को बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से टाला जा सकता है, लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि जो तय शेड्यूल है उसी के हिसाब से चुनाव होने। आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर अब प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। गांव में प्रचार का शोर खत्म हो गया है और पोलिंग पार्टियां भी चुनावों को कराने के लिए बूथ की ओर रवाना हो गई हैं। तमाम ब्लॉकों पर मतगणना का सामान लेने के लिए कर्मी पहुंचे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो रामपुर, सहारनपुर और महोबा से सामने आई है, जहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। आपको बताएं कि पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए मंगलवार से ही राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ी सीमाएं सील कर दी गई हैं
और सभी मतदान केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।